This brings us to our next session, which is interestingly going to talk about Qawwali, a conversation which will start with Syed Zia Alvi Sahab, and may I request Professor Gurinder Harnam to come on stage. They will start a discussion which will be on Qawwali. Dr. Gurinder Harnam has already given us an overview of the musical structure of Qawwali. Syed Zia Alvi is associated with Qawwali for many, many years. We start a conversation wherein we will shortly be, in 5 minutes, joined by Nasir and Nazir, the Qawwals from Hyderabad, and we will lead the conversation forward from them. May I invite Syed Zia Alvi and Dr. Gurinder to come on stage? Based on what, as per her research, Dr. Gurinder Harnam discussed in the morning on the musical structure of Qawwali, as a person associated for long with practitioners of Qawwali, how does Janab Zia Alvi think that that scholarly structure and the structure which is followed during the singing, how does that match together? कव्वाली जब दरगाहों में शुरू हुई तो म्यूज़िक का एक तकाज़ा ये है कि अगर ज़रा भी कोई म्यूज़िक से दिलचस्पी रखता है तो उसका जिस्म का कोई ना कोई अज़ो जो है वो हरकत में आ जाता है। और चूँकि हम अगर इस्लाम से पहले की हिस्ट्री देखें तो एक प्रॉफिट हुए हैं दाऊद अलैहिस्सलाम। तो हज़रत दाऊद पे जो किताब उतरी उसमें हज़ारों जगह रागों का ज़िक्र आया, और बल्कि आज भी जब हम पढ़ते हैं तो लहने दाऊदी का ज़िक्र आता है कि उन्होंने इस तरह से गज़ल पढ़ी कि जैसे लहने दाऊदी। तो वो चूँकि प्रॉफिट थे, और जो प्रॉफिट्स होते हैं इनके साथ में कुदरत की कुछ एक्स्ट्रा मदद शामिल हाल रहती हैं। तो वो जब कुछ पढ़ते थे, ज़ुबूर पढ़ते थे, उनकी किताब का नाम था ज़ुबूर। तो जब वो ज़ुबूर पढ़ते थे तो दरख्त की हवाएं और दरख्तों की शाखें कुछ ऐसी म्यूज़िक निकालते थे जिससे एक पूरा समा बन जाता था और पूरी कायनात वजद में आ जाती थी। ये सिलसिला बहुत आगे तक चलता रहा, प्रॉफिट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक आया, और उस ज़माने में भी कव्वाली की जो एक सूरत थी वो कुछ समथिंग डिफरेंट थी आज के दौर से। और म्यूज़िक के सिलसिले में इस्लामी ग्रुप्स जो इस्लाम की स्कॉलर्स हैं उनके अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं कि साहब कोई कहता है हराम है, कोई कहता है कुछ है। लेकिन फ़ैक्ट यह है, हिस्टोरिकल फैक्ट यह है कि ख़ुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूज़िक समात फरमाई, और उस वक्त का जो सबसे बड़ा, सबसे एडवांस जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे दफ़ कहा जाता है, वो दफ़ हुज़ूर ने समात फरमाया। कल की टॉक में मिराज कव्वाल साहब भी ये इस बात को बता रहे थे कि उन्होंने एक दूसरे हवाले से बात की थी कि वो जंग बदर से जब वापस हुए, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने जो पढ़ा कि जब वो माइग्रेट करके मक्का से मदीना पहुँचे थे तो मदीने वालों ने उनके इस्तकबाल में यह कसीदा दफ़ पे बजा बजा करके उनको ऑनर दिया था, तलल बदरु अलैना। और फिर वो वहाँ के अलावा और भी कई मौक़ों पर आपने दफ़ समात फरमाया। आज के दौर में जो हमारे यहाँ कव्वाली की जो सूरत आई है, जिसे हम लोग देख रहे हैं, जो ख़ास तौर से खानकाहों में और दरगाहों में कव्वालियाँ चल रही हैं, और चूँकि मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मेरा ताल्लुक़ खैराबाद से है, बहुत ही मरदम खेज़ कस्बा है खैराबाद, लखनऊ के करीब में, और मैं 4 साल की उम्र से समा सुन रहा हूँ, जब मेरी सिर्फ़ उम्र 4 साल की थी। और दुनिया के बड़े बड़े कव्वालों से को मैंने सुना है, बड़े बड़े सूफिया कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम को मैंने कैफ़ में देखा है,
और उसके बाद फिर वक्त बढ़ता चला गया और मुझे फिर शायरी का ज़ौक़ मुझे वर्षे में मिला। फिर कुछ मिजाज में शायरी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीक़े होते हैं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट पर शायरी करता है, सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। मैंने अपनी शायरी को जो है वो सिर्फ सूफ़ीज़म के हवाले किया और वहीं से जो ख़यालात मिलते गए। शायरी के भी दो तरीक़े होते हैं, एक आमद की शायरी होती है, एक आवर्द की शायरी होती है। आवर्द की वो शायरी होती है जिसमें शायर अपनी फ़नी कोशिशों से शेर मौजू करता है। आमद की वो शायरी होती है जो बाकायदा एक इल्हाम होता है, कभी कभी एक दिल में कुछ ख़याल, कोई जज्बा पैदा होता है और ख़ुद ब खुद वो बात जो है वो कलम पर उतर आती है। फिर हमारा एक सिलसिला ये चला कि हमने ये सोचा कि जो इस दौर में जो अकाबरीन बुज़ुर्गान उज़्ज़ाम हैं, उनका कलाम जो आज महफ़िल समा से भी गायब होता जा रहा है। नज़ीर में आप समाअत फरमा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उनका कलाम जो आज महफ़िल समा से भी गायब होता जा रहा है, बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम पढ़ा जाता है। तो मैंने ये कोशिश की कि उर्दू शायरी की एक काइंड ऑफ पोइट्री है जिसे तज़मीन कहा जाता है, यानी जो बात है उसके ज़मन में क्या बात कही जा रही है, उसका जो हिडन सब्जेक्ट है उसको उजागर करने के लिए उसमें 3 मिसरे, 4 मिसरे, 5 मिसरे या इजाफ़ा करके उसके हिडन मज़मून को, छुपे हुए मज़मून को उजागर करना। हमने इस पर काम शुरू किया और हमारी ये तीसरी किताब कौसैन जो आई तो उसमें हमने इसी तज़मीन को लेकर चले और उसमें बहुत से लोगों ने इसे गाया, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक। एक जी, मैं कव्वाली पर बात कर रहा हूँ कि कव्वाली के सिलसिले में जैसा कि नज़ीर साहब आ गए हैं, अब हम क्यों ना इन्हीं से गुफ्तगू शुरू करें। नज़ीर साहब, आप से अब सवाल करते हैं। हम तो अपनी बात कर रहे थे जब तक आप तशरीफ़ नहीं लाए थे कि आपके बारे में जो मुझे मालूम हुआ कि आपका वतन दिल्ली है, जी हाँ, रहाइश दक्कन में है, रूहानी ताल्लुक़ आपका अवध में है, बिल्कुल। और ये तीनों शहर और तो तीनों इलाके हर फ़न के स्कूल माने गए हैं। दहलवी स्कूल, अवधी स्कूल, दक्कनी स्कूल। तो आप एक पहले कव्वाल मुझे अब लाइफ में ऐसे मिले जो उनकी वाबस्तगी किसी न किसी तौर से तीनों स्कूलों से है। बिल्कुल। तो आप अपने कव्वाली के इस फ़न को इन तीनों स्कूलों के हवाले से आप कैसे देखते हैं, इस पर आप कुछ रोशनी डालिए। तीनों सिलसिले हमारे ही हैं जी। वैसे कव्वाल का सिलसिला पहले चिश्तिया होता है जी। हुजूर गरीब नवाज़ के, क्योंकि हमारे आबा व अजदा फोर फादर्स गरीब नवाज़ के साथ ही आए थे। जी। उनके बाद जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो। जी। फिर हमारे दादा जो हैं पीर मकसूद शाह वारसी से बैत हुए। अच्छा। जी हाँ, देवा शरीफ। तो जी हाँ, देवा से हम लोग भी वहीं के ग़ुलाम हैं। अब आपका सिलसिला वारसिया हो गया। जी हाँ, वारसी दादा की तरफ से। अच्छा। वैसे हैं तो निज़ामी चिश्ती। जी जी। चिश्ती निज़ामी है। चिश्ती निज़ामी है, लेकिन दादा के हवाले से आपका ताल्लुक़ वारसी सिलसिले से हुआ, तो आपका एक ताल्लुक़ अवध से हो गया, फिर रहाइश आपकी दक्कन में हो गई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप चूँकि दिल्ली और अवध और दक्कन तीनों जगहों से आपकी वाबस्तगी होती है और आप जाहिर सी बात है कि बहुत से उर्सों में जाते होंगे, महफिल समा में आप गाते होंगे। कोई ऐसा मंज़र बताइए कि जब आपके कलाम पर किसी दुर्वेश को वजद तारी हुआ हो, किसी मशाइख को कैफ़ आया हो और जिसमें उस वक्त आपको जो लुत्फ़ आया हो, वो कोई वाक़या ऐसा बयान कीजिए। लुत्फ़ हमें पहली हाज़िरी में जब गरीब नवाज़ में हाज़िरी दी हमने जी, हाताए नूर में, बिल्कुल आमने सामने, वो मंज़र कुछ और ही था। एकदम अक़ीदत हमारी फ़र्स्ट टाइम की और दादा का मशहूर कलाम वही हम पब्लिक ने भी वही कहा हमसे, वही सुनाई है, आया बना मेरा ख्वाजा बनाया, वही सुनाया। काफ़ी सूफी इज़्ज़ाम भी पूरे सूफिया इज़्ज़ाम, ये हम लोग 30 साल पुरानी बात है। जी हाँ, 30 साल पहले जब फर्स्ट हाज़िरी दी थी हमने गरीब नवाज़ में। तो
कैसा आप महसूस करते हैं कि जब आपको एक तरह से कि एक हम कहते हैं कि अवध में जो कव्वाली की गायकी है उसका एक बहुत ही अलग, एक बहुत मिठास है, एक अलग अंग है, और उसको आप कैसे बैलेंस करके अपनी गायकी में चलते हैं आज के दौर में? अवध में भी जो है हमारे परदादा बाबा नसीर अहमद खां साहब अवध में काफ़ी रहे और वहाँ के ठुमरी गायक, क्लासिकल ठुमरी कव्वाली तीनों करते थे वो। और वहाँ के लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे क्लासिकल में। अच्छा, तो काफ़ी शागिर्द वगैरह वहाँ हैं। तो आपने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली पहले, फिर कव्वाली की जी हाँ, गायकी पहले शुरू की? क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, तो बचपन से क्लासिकल का रियाज़ किया और 15-16 साल की उम्र के बाद कव्वाली में आए। बचपन से कव्वाली में भी थे, दादा के साथ जाते थे, वालिद साहब के साथ जाते थे। क्योंकि डॉक्टर गुरिंदर हरनाम हमारे साथ बैठे हैं, ये क्लासिकल की प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि जब कव्वाली की जो एक गायकी का एक अंग है उसको हम क्लासिकल पर कितना बेस्ड मानते हैं? कितना आप कव्वाली गाते हैं, आपको उस राग की जानकारी होनी चाहिए, आपको ताल की जानकारी हाँ, होनी राग की चाहिए। जानकारी होना चाहिए, ताल की जानकारी ज़रूरी है। ये सब पहले क्लासिकल सीखने के बाद ही, रियाज वगैरह के बाद ही पैदा होती है ये सब। फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशन करने की जगह आप कैसे ढूंढते हैं? वो तो गाते गाते हो जाती है। हाँ, वो तो गाते गाते होती है, किंतु मैं ये पूछना चाह रही थी कि पुरानी कव्वाली में ऐसे मुझे लगता है कि पहले सरगम ज़्यादा गाती नहीं थी। जी हाँ, पहले सरगम नहीं, तकरार होती थी, राग का फैलाव भी होता था। जी हाँ, राग का फैलाव फैलाव होता होता था। था बस। तो अब मैं क्योंकि बहुत ख्याल सारे- की इजाद हज़रत अमीर खुसरो की है, जी तो कव्वाल बच्चों में से ही हम लोग। जी तो पहले कव्वाली भी जो गाते थे वो राग स्टाइल में गाते थे, जी 11 मात्रे। हाँ जी क्योंकि हमारे म्यूज़िक डेली की कैसेट भी है, इसमें 11 मात्रे में पहले होती थी कव्वाली, ताख्तालों में 9.5 मात्रे। हाँ। तो अब जो सरगम का दौर शुरू हो गया, ये कैसे शुरू हो गया और ये चलेगा और बढ़ेगा कि हम ये उम्मीद करें कि जैसे पहले कव्वाली होती थी वैसे उसका स्ट्रक्चर हमें वापस मिलने का कोई सबब है, क्या है? सरगम तो खैर हमारे अच्छी नुसरत लगती नुसरत खान साहब की अच्छी लगती उन्होंने है, ज़्यादातर पर डाली है। उसके स्ट्रक्चर में पहले जैसे जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनमें नहीं होती थी, जी हाँ, सरगम नहीं होती लेकिन थी। आजकल होने लग गई जी है। हाँ। तो इसलिए पहले कोई पूछता तो सिर्फ आरो अवरो बता देते थे उसके, जी हाँ कि ये राग का बस ये राग में है कंपोजिंग। जी हाँ। और ज़्यादातर बोल बाट हाँ जी और तकरार, जी राग का फैलाव जी। बोल के साथ, ऐसा चलता था। थोड़ा सा गुनगुना के बोल बाट तकरार बता सकते हैं, ऐसे ही गुनगुना के थोड़ा सा ये कुछ हज़रत शब्द? अमीर खुसरो का है। जी। हे बखूबी हम चो महता बिंदाबा आशी बखूबी पंचो ए आहे आहे बखूबी। आहे आहे की ये तकरार होती थी। बखूबी हम चो महता बिंदाबासी बमुल के दिल बरी पाइंदाबासी। हाँ बमुल के दिल, इस टाइप की तकरार चलती थी पहले कव्वाली में। तो अब इसमें फिर अब जैसे सरगम की जोड़ आ गई है, तो आपको उसमें कुछ दिक्कत होती है कि आपने वो सीखी थी या अब आप अपने आप इम्प्रोवाइज़ करके सरगम तक उसमें जोड़ लेते हैं? अब दौर चल रहा है तो हम भी सरगम बता देते हैं, इसकी राग आरो अवरो, मगर ज़्यादा तेज़ सरगम नहीं करते हमारे पास कि लफ्ज़ी समझ में ना आए उसके। घबरा सर ऐसा नहीं चलता। गामा दा दानी बामा बा गामा रे दानी दा गामा दा दानी दानी नी दानी बामा बा गामा रे दानी दा बखूबी हम, तो ताकि लफ्ज़ समझ में आए। ये एक लफ्ज़ बताइएगा कि मैंने बहुत से पुराने कव्वालों को और दुनिया में जहाँ जहाँ कव्वाल हैं
उनके मुंह से मैंने लफ्ज़ आहे ज़रूर सुना है। जी हाँ हाँ भी कहते हैं, जी, हाँ, आहे हाँ, भी कहते हैं। आहे हाँ हाँ तो लफ्ज़ मेरी समझ में आया, लेकिन आहे आहे पर आप कुछ रोशनी डालें। आहे आहे तो शुरू से चलता हुआ। नहीं, इसका चलता आ मकसद रहा मैं पूछना चाह रहा था क्या कव्वाली की कुछ मतलब मुखातिब करने के जी लिए, हाँ। मुखातिब करने हाँ। के लिए, या जो ये हाथ साहिब बताइए। वजद है या उसके तकरार के लिए ये लफ्ज़ जोड़ा जाता जोड़ा है, जाता या था। बैलेंस बनाने के लिए, इस तरह से कोई इसकी या वजह तस्वीर रही होगी। रवायती चला आ रहा है। रवायती चला। या तो आप कुछ पूछ रहे हैं डॉक्टर नहीं, साहब? मैं यही पूछना चाह रही थी कि आप जैसे किसी सूफ़ी दरबार में जी अपनी कव्वाली की परफॉर्मेंस रखना चाहें तो आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? आजकल उसको कव्वाली की एक अपनी स्ट्रक्चर है, एक उसका म्यूज़िक का स्ट्रक्चर है, तो जो कव्वाली का स्ट्रक्चर है कैसे शुरुआत होगी और उसको किस तरीके से पेश रखेंगे? वो जाना चाह रहे हैं जैसे कॉल से शुरू करेंगे और जहाँ कॉल से शुरू करते हैं, सीक्वेंस क्या रहेगा? नगमे से शुरू करें। जहाँ तक कव्वाली तो कौल से ही शुरू होती जी है। हाँ। कौल भी हज़रत अमीर खुसरो के काफ़ी कौल हैं। तो आप बता रहे थे अब जो एक तो कॉल जो गाया ही जाता है, जो या बोला मन जाता गुल्लो है, माला हो, ये हाँ। तो फेमस है काफ़ी। कुछ थोड़ा उसका फर्क जो आपको कुछ याद हो ऐसा जो आपने अपने बुजुर्गों दूसरे से कौल भी सीखा? आपको सुना देता हूँ। थोड़ा सा कौल गुनगुना वाले दीजिए। आले नबी व सलावतुल्लाह व सलामुन अलैहि व आलिही फातिमतुन निजातु मिन्नी आहे आहे वा दरा तो दानी 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 दरा तेल लित तेरा आले नबी, ये भी एक कौल है। पर ये आपको कितना गाने का मौका मिलता होगा ये कॉल आज का? मैं अक्सर गाते हैं हम लोग, गाते ये हैं? कौल भी गाते हैं, कुछ आपको ऐसा बड़े-बड़े एहसास फेस्टिवलों में। लगता है कि समझने वालों में गाते हैं। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी क्योंकि आजकल जो महफिल हैं वो ज़्यादातर लोग चलती हुई कव्वाली सुनना चाहते हैं जो वो जानते हैं, जो 4-5 कलाम। तो क्या आप ये मुश्किलात फेस करते हैं कि किस तरह से जो पुराने जो आपने अपने बुज़ुर्गों से कलाम सीखे हैं उनको कहाँ गाएं कि आप उनको ज़िंदा रखें? नहीं, हम तो हर जगह कोशिश करते हैं कि पुरानी चीज़ें एक दो गा दें। हाँ, 2-3 कलाम जो है पेश करते थे हर फेस्टिवल में। कल भी आपने रंग से पहले बड़ा खूबसूरत कलाम गाया था प्रोग्राम में। जी कल भी आपने रंग से पहले बड़ा खूबसूरत कलाम गाया था। जी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है नज़ीर मियाँ कि जैसे कि आप खानकाहों में जाते हैं गाने के लिए, तो बहुत सी जगहों पर कुछ मिजाज अलग अलग होते हैं खानकाहों के। कहीं पर आप देखें कोई खानकाह है तो वो फ़िराक में डूबी हुई है, कोई वस्ल में डूबी हुई है, या कहीं पर सिर्फ वहदानियत की बात हो रही है, या कहीं पर सिर्फ रिसालत की बात हो रही है, नाज शरीफ आपको पढ़ना है, या कहीं पर सिर्फ मनक़बत का मिजाज बना हुआ है। तो जब आप नई जगह पर जाते हैं तो उसको कैसे आप समझते हैं वहाँ का माहौल? कि जैसे आप पहुँचे, मान लीजिए कि 1 घंटा पहले पहुँचे और महफिल में आपका नाम पुकार लिया गया, जी जी, तो अब आप पहुँचे हैं तो उसके लिए आपको लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट टाइम आप आए, तो आप कैसे उस मिजाज को पहचानते हैं? मिजाज को इस तरह से पहचानते हैं कि अलबत्ता काफ़ी पहले पहुंच जाते हैं हम लोग। अच्छा, पहले के कव्वाल क्या गा रहे हैं वो देखते हैं। ओह जी हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे तो पहले हाँ, जी किसने हाँ, क्या क्या गाया? हाँ, क्या क्या गाया है। कोई नात गाया है, मौलाए कायनात की किसी ने गाई है, गरीब नवाज, या गरीब नवाज के बाद गौसे पाक का नाम। तो ऐसा इस तरह से जी हाँ, इस तरह हैंडल कर लेते हैं। ये भी अलबत्ता वो जो प्राइवेट हमारी जो महफिल होती है तो उसमें हम से या कौल से शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि महफिल शनासी भी एक बहुत जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कि महफिल शनासी कैसे आपको पता चले कि महफिल को कैसे पहचाने आप? हमारे नानाओं में से थे कलवा बल्ले खां साहब, उनका मशहूर रिकॉर्ड मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा, ये भी है। और गुलाम फरीद के उस्ताद भी थे वो। अच्छा, जी हाँ, तो उनका ये आलम था, तो महफिल चलती थी, कोई कव्वाल गा रहे हैं तो साइड में बैठे रहते थे वो। जैसा कव्वाल ने ख़त्म किया तो वहीं से गाते हुए उठते थे वो, वहीं से महफिल में रक्स शुरू हो जाता था, वहीं से
महफिल बन जाती थी, इतना उनको तजुर्बा था महफिल का। महफिल शनासी जो आपने फरमाया, जी जी। तो वहीं से गाते गाते उठते थे, तो पूरी महफिल बाजे बाजे बाद में आते थे, बगैर साज के शुरू आए थे। तो अच्छा, कहीं पर आपको ऐसा इत्तेफाक हुआ आपको कि कहीं पर आप गए हों तो कुछ जगहें ऐसी भी होती जहाँ पर मज़ामीर अलाउड नहीं होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ, कुछ जी हाँ। खानकाहें ऐसी जी भी हाँ, हैं, तो आपको कभी मौका ऐसा आपके लाइफ में आया कि आप बग़ैर मज़ामीर के गाया कभी आपने? हमारे पास तो सिर्फ हारमोनियम, तबला, ढोलक, नहीं, इसके कहीं अलावा पर कुछ भी बिल्कुल यूज़ बैन नहीं है, करते जैसे हम लोग। नक्शबंदिया सिलसिला है जी सपोज, तो या मैंने देखा है ये मंज़र कि एक मरतबा मैं लखनऊ में था, तो वहाँ एक कव्वाल जुनेद गा रहे थे, तो फिरंगी महल के मौलाना लोग आ गए, जी जी। तो सज्जादे साहब ने कह दिया कि ये मज़ामीर हटा दो, तो उन्होंने बगैर बगैर साज, मज़ामीर के जी हाँ, बगैर वही साज कलाम के। गाया। हाँ तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई मौका आया? हाँ, बगैर साज के भी हुआ है हमारे साथ। गाना पड़ा कि जहाँ गाना पड़ा हमको, गाना पड़ा। वो इत्तेफाक से मुहर्रम के दिन थे। अच्छा। जी अच्छा। हाँ, हाँ, नहीं, 10-12 वो दिन तो तो दूसरी सास बात को है। हाथ नहीं लगाते हम लोग। और वैसे बाबा फरीद में पहली से 10 तक चलता है, वो तो सबको मालूम है। जी जी बाकायदा सास के साथ कव्वाली होती है। जी। तो हम लोग तो गाते नहीं थे, तो किसी ने, वो बाबा फरीद की कोई फातिया थी, उसमें साज लेके पहुंच गए, तो मना किया, तो हम बगैर साज के सो सलाम पढ़े हमने। क्या बात। जी हाँ बाबा। ये तो म्यूज़िकल बात हुई। अब मैं थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हम लोग सब जानना चाहते हैं। जी जी। हम लोगों ने सब ने आपका कल इतना, आपने हम लोगों पे सब पे जादू डाल दिया अरे, था। मेहरबानी। आपने, आपकी गायकी से हम लोग सब एक तरह से एक कैफ में आ गए थे। पर इसको हम लोगों को कैफ में लाने के लिए आपको जाहिर है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ नॉर्मल ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आती होंगी। रियाज़ करते हैं, कितनी देर करते हैं? आपके घर में आपके जो और लोग हैं, वो लोग कव्वाली गाना चाह रहे हैं, या वो सोचते हैं कि अब कुछ और काम कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, अब इसमें कौन करे? ऐसी कुछ मुश्किलात आपकी, हम नॉर्मल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो नहीं है ये। सभी, सबको शौक है क्लासिकल कव्वाली का। तो सीखते हैं जहाँ सब शौक बच्चों- से, सबको सब बच्चे है, सीखते जहाँ। हैं। हम 4 भाई हैं, हम्म, वो अब लीड कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी साथ में ही हैं। कभी और उनको ये आगे नहीं, भी चलते रहेगा ये। उनको ये नहीं लगता कि हम पॉप स्टार बन जाएं या रॉक स्टार बन नहीं, जाएं, हम नहीं। कव्वाली नहीं गाएंगे? नहीं, आजकल दौर चल रहा है, तो या। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपके परिवार में या। उनको ये लगता है कि यही चीज़ को हम आगे लेकर चलें, या, विच इज़, जो कि बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। जी। ये जो मंजरी साहिबा भी पूछ रही थी, इसमें एक बात हम जुड़ते हुए आपसे मालूम करना चाह रहे हैं कि मसलन जैसे आप माशाल्लाह बड़े कव्वाल हैं, आपको स्टेज प्रोग्राम्स मिलते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन खानकाहों के अदर कव्वाल जो हैं, जो डिपेंड रहते हैं सिर्फ दरगाहों पर ही, जी जी। तो वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं? क्योंकि उनका ज़रिए माश यही है कि जब कहीं उर्स होगा तभी उनको मौका मिलता है सही बात। कुछ आमदनी का। या। तो उस सिलसिले में, उस तनाजुर में आप अगर देखें तो मैंने देखा कि बहुत से कव्वालों के बच्चों ने छोड़ दिया, दूसरे काम पकड़ लिए, जी। और उनके घराने से वो जो थे वो आखिरी हो गए, उसके बाद कोई आया नहीं। आपकी फैमिली में माशाल्लाह सब लोग दिलचस्पी से गा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मशवरा रहेगा जो ऐसे कव्वाल हैं? उन लोगों के लिए मशवरा, क्योंकि आजकल की मीडिया दुनिया सुनकार है, एक सही बात बता रहा हूँ आपको, उन लोगों को मेहनत करना चाहिए। मेहनत करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सुनकार जो है, टेढ़े बिंगे कव्वाल, तो खानखाई कव्वाल जो है ज़्यादातर बेचारे सुर से वाकिफ़ नहीं, राग से वाकिफ़ नहीं है, सीधी सीधी सिर्फ चीखने का नाम गाना है बस, ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाओ। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात जी हाँ। बताई कि खानकाही कव्वाल जो है उनका क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं जी हाँ, होती। जी हाँ, जी हाँ। तो क्लासिकल ट्रेनिंग कैसे होती है? तो हम, आप उसको फ़र्क कैसे क्योंकि करते हमारा हैं? ताल्लुक जो है हज़रत अमीर खुसरो के शिष्यों में से हैं, जी। तो राग वगैरह सब शुरू से ही चलता आ रहा है हमारे पास। खानखाहों में कव्वाली करते हैं, और दरबारों में जैसे बादशाह जफर के उस्ताद मियाँ तानरा खां साहब, वो दरबारों में क्लासिकल गाते थे,
और दरगाहों में कव्वाली। तो शुरू से ये दोनों अटैचमेंट साथ में ही है हमारे। तो आजकल के कव्वालों को भी ये सीखना चाहिए रागदारी। पर आजकल ज़्यादातर दौर ये है, उनको लगता है कि रिदम बजा दें और थोड़े से शेर याद कर लें तो ज़रा आगे निकाल लेंगे कव्वाली। ये एक दौर जो थोड़ा सा हो गया है, जिसमें रागदारी की समझ वो ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसको किस तरह से आगे करें कि राग के बगैर तो इंटरेस्ट कोई संगीत ही नहीं है। हम्म, कव्वाली ले लो, गज़ल ले लो, क्लासिकल हो, सब राग में ही, बंदिशें में ही सब, क्योंकि वो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि कहीं पर जैसे कि यहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं भी कोई कव्वाली इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ कव्वाली सिखाई जाती है? अगर कुछ ऐसा हो तो ज़्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग होगी। हाँ, अच्छा होगा। ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम लोग तो सिखाते हैं वैसे। हाँ, पर घर पे सिखाते हाँ, हैं जैसे। हमारी पर कोई एकेडमी भी है। बोलो। आपकी अकेडमी बताइए। हाँ, दादाजी के नाम से एकेडमी हमने स्टार्ट की है। अच्छा, पद्मश्री अजीज अहमद खान वारसी म्यूजिक एकेडमी, हैदराबाद में। जी हैदराबाद में। वो अल्टरनेट क्लासेस देते हैं, जब परफॉर्मेंस नहीं रही तब सिखाते हैं। तो वहाँ आपके सीखने वाले स्टूडेंट्स आते हैं? जी, स्टूडेंट्स आते हैं। चलिए, मैं इस सिलसिले में दुआ करता हूँ कि आप इसकी ब्रांचेस भी खोलें जहाँ जहाँ से आपके ताल्लुक़ हैं, अवध में और दिल्ली में भी, ताकि और लोग आने, जो नई जनरेशन है, यानी कव्वाली घरानों की जो बिल्कुल दूर हो रहे हैं, तो वो लोग भी इससे वाबस्ता हों, इससे जुड़ें और इस अजीम सिनफ को ज़िंदा रखें दुनिया में। और आप म्यूज़िकल? मैं यही पूछना चाह रही थी कि एक तो क्लासिकल का रियाज होता है और एक कव्वाली का भी रियाज होता होगा, तो वो कव्वाली का एक क्लासिकल का रियाज होता है जी। तो कुछ तो वो मिलता होगा कव्वाली के रियाज से या गला तैयार करने के हिसाब से, परंतु आप ये मुझे बताइए कि कव्वाली का रियाज किस तरीके से करते हैं? कव्वाली का रियाज नई कंपोजिंग करते हैं। खैर पुरानी तो हमारे को विरसे में मिली हैं, जी, क्योंकि आज से 30-35 साल से ही लगे हुए हम लोग इसमें, दादा के साथ, वाली साहब के साथ। तो वो तो सुनते सुनते हम लोगों को आ गया है। नहीं, वो जो मुझे लगा जो वो पूछना चाह रहे हैं कि जैसे एक तो रागदारी की प्रैक्टिस होती है, एक होती है कव्वाली जो आप एक ग्रुप की तरह गाते हैं, तो उसको आप बैठकर क्या पूरा 6-7 लोग बैठकर उसको रियाज करते हाँ, हैं? वो भी करते हैं हम लोग। हाँ। या आप अलग अलग रियाज करते हैं और फिर साथ बैठकर उसको साथ लेते हैं, किस या तरीके से परफॉर्मेंस उसे के दौरान कुछ रियाज अगर हो नई जाता है? चीज़ें हों तो उसके लिए हम लोग बैठते हैं सब। हाँ, जो पुरानी चीज़ें हैं वो याद तो है, सब साथ बाय में बैठ हार्ट गए है और सबको। परफॉर्मेंस के दौरान जहाँ ही पर- रियाज हो जहाँ- जाता है जहाँ। जैसे। अलबत्ता रियाज क्लासिकल का करते हैं और कुछ नई कंपोजिंग है, कुछ सेटिंग करना है नई, तो उसके लिए बैठते हैं। तो आवाज़ तैयार करने के लिए आप क्या करते हैं कि किस किस्म से रियाज करते हैं कव्वाली के लिए, ख़ास आवाज़ तैयार करने के लिए? क्योंकि क्लासिकल गाने के लिए अलग रियाज चलता है और कव्वाली गाने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा अलग रियाज होता होगा ज़रूर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लासिकल का रियाज है वही कव्वाली में काम आता है। नहीं, आप उसका रियाज किस सुर तो से ये तो करते सुना हैं? होगा आपने, जितनी खरच जाएगी उतना ऊपर जाएंगे। नहीं, वो तो है, कव्वालों की आवाज़ ऊपर जाती है, बिकॉज खरच का रियाज ज़्यादा अक्सर जरूरी है। मैंने जो कव्वाल गाते हैं उनको मैंने हाई पिच पे हाई पिच गाते से हैं गाते हैं। और जो क्लासिकल होता है वो हम ज़रा नीचे से, जी हाँ, जी हाँ। इसलिए मैं पूछ रही थी कि कुछ आवाज़ तैयार करने की कोई ख़ास बच्चों तरीका को कैसे तैयार कराते हैं? जैसे बच्चों को शुरू कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ जब बनाएंगे, जो वो एक बनाएंगे तो क्या? कव्वाल की आवाज़ उठती है जो, तो वो उठाने के लिए उनको किस तरह से रियाज करवाते हैं? एक शेर तो बताते कुदरती हैं? आवाज़ होती है, खानदानी हमारे जो चलता आ रहा है, वो तो कुदरत की देन है वो। जीन्स वो तो जीन्स में आप जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और DNA तभी वो पारिवारिक एक तरह से लीनियज चलती आती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। एक बात और हम पूछना चाह रहे हैं नज़ीर मियां आपसे कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहबा पूछ रही थी आपसे कि रियाज कैसे करते जी हाँ, हैं। जी। लाइट क्लासिकल जो सिंगर होते हैं, गज़ल वगैरह गाने वाले या और भी किसी चीज़ के गाने वाले, तो वो उनका जो मेन फोकस होता है
वो क्लासिकल की तरफ होता है जी हाँ, कि क्लासिकल सीखें, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी अदायगी करें। कव्वाली में एक प्रॉब्लम मैं ये फील करता हूँ कि कव्वाल को क्लासिकल सीखने के साथ साथ जी कलाम के एक बहुत बड़े अंबार की ज़रूरत है। हाँ, सही सही फरमाया आपने। बहुत बड़े, मतलब चूंकि ये समंदर है, आप बहुत- जब महफिल में बैठे हैं, क्लासिकल से ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कव्वाली में है। इसकी होती है कि अगर किसी सूफी ने, साहिब सज्जादा ने आपसे फरमाइश कर ली जी हाँ, कि वो कलाम सुनाइए, अक्सर मौके ऐसे भी आते हैं कि सही कव्वाल को फरमाया। नहीं याद होता सही है, उसको फरमाया। नोट भी नहीं जी हाँ, है, जी। तो वो प्रॉब्लम आप कैसे फेस करते हैं, वो बताइए ज़रा। सो अक्सर तो होता नहीं हमारे साथ, क्योंकि फारसी कलाम भी काफ़ी याद है हम लोगों को। फारसी में किसका किसका कलाम आपको याद रहता है, किन किन बुजुर्ग शुरा का? जी हाँ, जामिया रहमा हैं, शम्स तबरेज़ी हैं, हज़रत अमीर खुसरो, गरीब नवाज़ की भी लिखी हुई चीज़ें हैं। जैसे जामी की हम बात करें, हम आपसे जी। पूछें कि जामी की ये नात सुनाइए, तो आप सुना देंगे? हाँ, सुनाते हैं हम लोग। के लिए। वैसे तो असबर होते हैं मगर ऊपर नीचे ना हो जाए। तो हम लोग और पहले जो के कव्वालों को तो पूरे याद रहते, किताब रखते ही नहीं थे वो लोग। जी जी, वो तो मैंने वो बल्कि- कव्वाल देखी। हमारे दादा वैसे ही थे। जी, जैसे जामी का आपने नाम लिया, हमारे दादा बुक्स वगैरह रखते ही नहीं थे वो। तो this is a very interesting fact that all the compositions are actually in their brains. They are not written. Even if they've written, लिखे भी होंगे तो सिर्फ उन्होंने शब्द लिखे होंगे, पर वो कैसे गाए जाएंगे, वो कौन सी रुबाई पढ़ी जाएगी, वो कैसे लगेगा, उसमें कौन सा शेर लगेगा, उसमें तकरार कहाँ होगी, ये चीज़ लिखी नहीं जाती है। ये अगर ये शायद महफिल के 200 हिसाब से होता है जी। हाँ, और 200-250 अगर इन्हें याद होंगे तो वो सब यहाँ होंगे। ये जो एक बहुत खूबसूरत बात है इस गायकी की, जबकि क्लासिकल कॉम्पोजिशंस लिखे हुए होते हैं, ताल राग सब चीज़ हाँ, लिखी होती है। ऐसा है कि आपने नाम सुना होगा उस्ताद अल्लाह दिया खान साहब, जयपुर के थे, मतलब बाद में वो आकर कोल्हापुर में रहे और फिर बॉम्बे में रहे। उनको उनके पिताजी, उनके चाचा जी को, जो कि ख्वाजा जहांगीर साहब थे, तो उनको 25,000 बंदिशें याद थी बाय हार्ट, ध्रुपद धमार 25,000। क्या बात है। और अल्लाह दिया खान साहब कहते हैं कि उनको कुछ 15,000 याद थी। क्या बात है। मतलब ऐसे बंदिशें याद थी, कुछ उन्होंने कभी लिखी नहीं थी। जी, ये बहुत ज़रूरी, बिकॉज दिस इज़ सो इंटेंजिबल हेरिटेज विच इज़ विद देम, और इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली तो होता ही नहीं है। शब्द लिख लिए, पोइट्री लिख ली, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मेरा जो एसोसिएशन रहा है उसमें मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा तो कहीं पोइट्री लिख के छोड़ देते हैं, शेर लिख के छोड़ देते हैं, पर उसका चलन कैसे है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ढोलक की थाप पे कौन सा शब्द पे थाप आएगी, कैसे होगी, ये सब जहन में होता है। और मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जैसे शादी होती है तो हम लोग दहेज में गहने, सोना, कपड़े देते हैं, तो किसी घरानेदार गायक के परिवार से जब किसी की शादी होती तो उनके बंदिशों का लेन देन होता था सही कि दहेज में कितनी बंदिशें लेकर आएंगी दुल्हन। तो ऐसी बात होती थी। आजकल बात होती है ना, किसी घर में इतने इंडस्ट्रीज़, हम आपके नाम, अपने जो दुल्हा है उसके नाम हम इतनी फैक्ट्रियां कर देंगे। तो उस समय ये होता था कि आप शादी करेंगे इस ख़ानदान से, तो इस ख़ानदान से हमें बंदिशें कितनी मिलेंगी, फिर उनका वो एक बात बन जाती थी कि वो इतनी बंदिशें देंगे। एक आखिरी सवाल पूछ के, जहेज़ी गद मशहूर है, जहेज़ में गद दी थी, गद बजाने की तबले की, जहेज़ी गद। नज़ीर मियाँ, एक आखिरी सवाल पूछ करके हम आपसे ये डिस्कशन ख़त्म करना चाहेंगे। आप कव्वाली का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जाते, हैं आप। हाँ, आगे जाते हुए दिख रहा है। खासतौर इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते हैं कि ये कव्वाली और अपने उरूज की तरफ गामजन हो। मैं और इस एक प्रश्न पूछ लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। मेरे मन में ये जिज्ञासा रहेगी ये जानने के लिए कि अब आपने जैसे अकेडमी खोली है, जी जी उसमें तो सब आपके ख़ानदानी गवैये तो नहीं होंगे ना, जी हाँ, बाहर से भी लोग बाहर आते से भी हैं, आते तो हैं। उनको आप कैसे सिखाते हैं? पहले थोड़ा क्लासिकल सिखाते हैं,
थोड़े क्लासिकल से काम कैसे चलेगा? मतलब जो कंपो एक 10 ठाट तैयार करते हैं उनको पहले हम लोग। जी। आपको मालूम है 10 ठाट से ही सब राग निकले हैं, कम से कम वो तो करते हैं, फिर उसके साथ राग भी सिखाते हैं, कव्वाली भी सिखाते हैं 10 ठाट के बाद, साथ ताकि उनको सुर की समझ हो जाए, कौन सा सुर कहाँ लग रहा है। तो कितने साल लग जाते हैं फिर उनको सीखने में ये? और उनके टैलेंट पे है ये, नहीं फिर भी काफ़ी टैलेंटेड भी हैं आजकल। नहीं टैलेंटेड होंगे बेशक, लेकिन फिर भी कितने साल तो लग जाते हैं? पूरा 10 सीखने में 12? तो हाँ 10-12 साल तो कम से कम। हाँ। ये तो गुरिंदर जी आपने ऐसा सवाल किया कि आजकल जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं डांस सीखने को, तो उन्हें ये होता है कि हम स्टेज पर कब होंगे, और अगर हम उन्हें ये कह दें कि हमने 15 साल लगाए तो वो सब भाग जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं नहीं, बस 3 साल 4 साल, और ये सोचते हैं कि जब वो 3-4 साल में उनकी भूख अपने आप में इतनी जग जाएगी कि उसके बाद तो वो साल काउंट ही नहीं करेंगे। सही बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसी होप में रखते हैं, क्योंकि सालों लगते हैं। अब इस चीज़ को ग्रेजुएशन करने के लिए वो 13 साल लगा देंगे, पर डांस या म्यूज़िक सीखने के लिए वो 13 साल नहीं लगा सकते। तब उनको लगता है ये तो 2 साल में आ जाना चाहिए। तो ये एक दौर है, और वो कव्वाली पर भी एप्लीकेबल होता है कि आपके भी शागिर्द होंगे जो वो इतना वक्त लगाएंगे। बहुत अच्छा लगा नसीर साहब आप लोग आए, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम कर दिया जिस पर सब बिल्कुल कैफ में आ गए, और आज आपसे बातचीत करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ज़िया अलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुरिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप साथ में रहे, और इसके साथ हम लोग ये वाला सेशन फिनिश करते हैं।